हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी का 9वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 8 भाग नहीं देखे तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। पिछले भाग में आपने पढ़ा, गौतम अपने अतीत का सच सबके सामने रखता है तो यशपाल गुस्से में भड़क उठते हैं। मीना और सचिन भी दुखी होकर इस रिश्ते पर एक बार फिर से विचार करने की बात कहते हैं। तब जीवन और सुमित्रा के समझाने पर वो लोग शादी के लिए मान जाते हैं और कहते हैं शादी अब नागपुर में नहीं नासिक में होगी। अब आगे, नलिनी फोन कहाँ है तुम्हारा? विभा ने नलिनी के कमरे में आकर पूछा। मेरा फोन मेरे पास है और कहाँ, नलिनी ने बाल संवारते हुए जवाब दिया। तुम्हारे पास है? साइलेंट मोड पर है क्या? विभा नलिनी के फोन पर कॉल करके देखती है। रिंग तो बज रही है, साइलेंट भी नहीं है, तो फिर जतिन का कॉल क्यों नहीं उठा रही हो? मन नहीं किया? नलिनी ने आई शेडो अप्लाई करते हुए जवाब दिया। मन नहीं किया? तुम पहले मेकअप बंद करो और मन नहीं किया का मतलब बताओ क्या है? उफ़ो मम्मा, आप तो बाल की खाल निकालने लगी। कॉल ही तो रिसीव नहीं किया। कोई गुनाह तो नहीं किया? ये जतिन मुझे चैन से जीने क्यों नहीं देता? अभी शादी नहीं हुई तो इतना परेशान करता है। आए दिन मिलो, बात करो, तंग आ गई हूँ मैं उसकी कठपुतली बनकर। शादी के बाद भी अपने साथ हर जगह लेकर घूमेगा क्या? तुम जतिन के नाम से इतना चिढ़ क्यों हो जाती हो? पूरे 1 हफ्ते के बाद उसने तुम्हें कॉल किया है, ये सोचकर कि अब तुम्हारा मूड ठीक हो गया होगा तो शादी की शॉपिंग की शुरुआत करें। मुझे उसके साथ कहीं नहीं जाना। मेरे स्टूडेंट का वो कुछ खरीद नहीं पाएगा। देख ली मुंबई में उसकी औकात, पता नहीं डेट को उसमें कौन से हीरे जड़े दिखाई दे रहे हैं। तुम्हारी शादी में 15 दिन बचे हैं नलिनी, तुम्हें डैड की इज्जत की कोई परवाह है? ये कैसे शब्द है तुम्हारे? जतिन तुम्हारा होने वाला पति है, उसके लिए सम्मानजनक शब्दों का यूज करो, समझी? और एक बात, अब शादी तक अपने दिमाग और जुबान पर ताला लगाकर रखो। जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जाओ, हम सब एक साथ शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। वानी भी तैयार हो रही है। यह कहकर विभा बाहर चली गई। अजीब जबरदस्ती है यार, पता नहीं क्यों उस जतिन के नाम से मुझे अभी इतनी चिढ़ होती है, तो शादी के बाद कैसे झेलेगी? हाँ करके कहाँ फंस गई? नलिनी बड़बड़ाते हुए तैयार होने लगी। नलिनी को फोन नहीं उठाना इस बात का संकेत है कि वो मुझसे बेमन से शादी कर रही है। क्या करूं, इस रिश्ते से मना कर दूं? पर सर से कहूंगा क्या? जतिन विभा के कहने पर उसके साथ शॉपिंग के लिए तैयार होकर उनके घर पर पहुंच गया। हाय जीजू, मैं वानी। जतिन को देखते ही वानी खुशी से चहक उठी। हाय कैसी हो? जतिन ने खुश होते हुए परी को गोद में उठा लिया तो अपरिचित चेहरा देखकर वो रोने लगी। अरे अरे भाई, इसने तो मुझे देखते ही रिजेक्ट कर दिया। जतिन ने उसे वानी को थमाते हुए कहा। देख लो मम्मा, परी को भी तुम्हारी पसंद नहीं आई। नलिनी धीरे से विभा से बोली। ये बात जरा जोर से और अपने डैड से जाकर कह दो, क्योंकि मुझे तुम्हारी बेफिजूल की बातें पसंद नहीं। या रुको, मैं ही कह देती हूँ। भरे समाज में बेइज्जत होने से बेहतर हम तुम्हें और तुम्हारी शादी के टॉपिक को सदा के लिए बंद कर दे। मैंने ऐसा क्या कह दिया जो आपको इतना बुरा लग गया? जतिन, में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं समझ नहीं आ रहा? नलिनी, मैं फिर से कह रही हूँ, इस बार हमारी धमकी को हल्के में मत लेना। विभा ने गुस्से से कहा तो वानी को उनका चेहरा देखकर समझ गया कि वो दी की किसी बात से परेशान हो रही है। अरे मम्मा, आप वहाँ क्यों खड़ी है? यहाँ आइए। दी आओ बैठो। देखो जीजू कब से पूरे घर में नजरें दौड़ाकर आपको ही ढूंढ रहे हैं। मैं कहाँ? नलिनी, ये वानी भी कुछ बोल रही है। मैं तो बस अभी अभी आता जा रहा हूँ। वानी के अचानक से किए इस मजाक से जतिन एकदम से घबराकर सफाई देने लगा तो वानी जोर से हंस पड़ी। हाउ स्वीट! जीजू, आपको तो बातें बनानी भी नहीं आती। कोई नहीं, ये हुनर आपको मेरी दी सिखा देगी, है ना दी? वानी ने नलिनी की तरफ देखकर कहा तो नलिनी उसके कहने का तात्पर्य समझ गई और धीरे से मुस्कुरा कर रह गई। हाय जतिन, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मोबाइल ठीक हो गया तुम्हारा? नहीं हुआ तो चलो मैं तुम्हें न्यू मोबाइल दिला दूँ। मेरा मोबाइल ठीक है जतिन, पता नहीं कैसे कुछ सेटिंग बिगड़ गई थी इसीलिए साइलेंट पर चला गया था। नलिनी समझ गई कि विभा ने जतिन से उसका मोबाइल खराब होने का बहाना था। ओके गुड,
अब मुझे बार-बार आंटी को फ़ोन करके परेशान नहीं करना पड़ेगा। अरे बेटा, इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं, विभा हंसकर बोली। मम्मा चले, शादी की शॉपिंग का पूरा दिन लग जाएगा, वानी ने कहा। मेरा चलना जरूरी है, नलिनी ने पूछा। कैसी बात कर रही हो? आज पूरी शॉपिंग दूल्हा दुल्हन की होने वाली है, तो कपड़े ज्वेलरी आप दोनों को ही पसंद करने पड़ेंगे, वानी ने कहा। क्या हुआ नलिनी, तबीयत तो ठीक है? तुम तो शॉपिंग के नाम से बच्चों की तरह खुश हो जाती हो, फिर आज क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, वो धूप के कारण कह रही होगी, विभा ने बात बदलने के उससे कहा। नहीं मोम, मुंबई से लौटने के बाद से नलिनी कुछ बदली बदली सी नजर आ रही है। आप लोगों को भले ही ये बदलाव नजर नहीं आ रहा, मैं नलिनी का ये बदलाव साफ महसूस कर रहा हूँ। मैं तुम्हें शॉपिंग के लिए फोर्स नहीं करूँगा नलिनी। तुम इस शादी से खुश नहीं हो तो मैं तुम्हें जबरदस्ती इस बंधन में बंधने को बाध्य नहीं करूँगा। अभी भी समय है, अच्छी तरह सोच विचार कर लो, जो भी फैसला है बता देना। कई दिनों से अपने प्रति नलिनी के रूखे व्यवहार से परेशान जतिन ने आज अपनी दिल की बात कह दी। नलिनी, जतिन क्या कह रहा है? जगताप की भारी आवाज सुनकर नलिनी चौंक कर पीछे देखने लगी। कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं डैड, इसकी तो मजाक करने की आदत है, जब देखो तब मजाक करता रहता है। जतिन, बताओ डैड को कि तुम मजाक कर रहे थे। नलिनी ने जतिन को इशारा किया कि वो जगताप से झूठ बोल दे। शादी मजाक नहीं होती नलिनी, मैं इस विषय में बहुत सीरियस हूँ। तुम अगर मेरे साथ कंफर्टेबल फील नहीं करती तो हमें इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, जतिन ने कहा। जतिन, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सच में तुमसे शादी करना चाहती हूँ। नलिनी जगताप की लाल होती आंखें देख बात बनाने की कोशिश करने लगी। आप लोग शांति से विचार करिए, नलिनी की इच्छा नहीं है तो शादी की डेट आगे बढ़ा देते हैं। अगर कोई और समस्या है तो खुलकर बताइए। शॉपिंग का क्या? शॉपिंग कल भी कर लेंगे, विभा से। इतना कहकर जतिन नलिनी की बात का जवाब दिए बगैर वहां से चला गया। जतिन, सही कह गया नलिनी, तुम्हें शादी नहीं करनी तो अभी भी वक्त है। कार्ड बांटने के बाद हमारी बेइज्जती मत कराना। एक बात और, अगर तुमने ये शादी नहीं की तो उसके बाद हमसे कभी कोई उम्मीद नहीं रखना। हम भूल जाएंगे कि हमारी नलिनी नाम की कोई बेटी भी थी। जगताप गुस्सा होकर बोले। डैड, मैंने उससे कुछ कहा नहीं, फिर आप मुझे क्यों डांट रहे हो? मम्मा, आप भी मुझे ही बातें सुनाती हो। एक बार भी ये सोचा है कि जतिन शक भरी बातें क्यों करता है? वो डायरेक्ट मुझसे कुछ नहीं कहता, पर आपके सामने इस तरह की ही बातें करता है और आप मुझे गलत समझते हो। अभी से इसके ये ढंग है, आगे क्या करेगा? नलिनी, कभी तो अपनी गलती मान लिया करो। उस दिन तुम्हारे खराब मूड की वजह से वो वापस लौट आया। आज तुमने उसका कॉल अटेंड नहीं किया तो उसने मुझे कॉल किया। अब तुमने शॉपिंग जाने में मुंह बना दिया, वो कहाँ गलत है? ओके फाइन, मैं गलत हूँ। वानी उसे कॉल करके कह दो कि आधे घंटे में मार्केट में मिलो, आज अच्छी शॉपिंग करवाती हूँ, नलिनी चिढ़कर बोली। ये बात है तो मैं भी तुम लोगों के साथ चलता हूँ, जगताप ने नलिनी की बात सुनकर कहा। डैड, आपको फैक्ट्री नहीं जाना? नलिनी जगताप की बात सुनकर टेंशन में आ गई। अब जब तक तुम इस घर से विदा नहीं हो जाती, मैं तुम्हारे आसपास ही रहने वाला हूँ। विभा, कार्ड्स रख दो, कल बंटवाते हैं। जगताप ने शादी के कार्ड विभा को पकड़ा दिए। अच्छी मुसीबत गले पड़ गई, इस बार तो बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। काश गौतम की बात मानकर उसकी नौकरी तक इंतजार कर लिया होता तो एक परमानेंट गुलाम मिल जाता। जतिन की तो तेवर बदलने लगे हैं, वो बिल्कुल डैड जैसा हार्ड नेचर का नजर आने लगा है। कहाँ फंस गई मैं? नलिनी जगताप की बात सुनकर अपनी आजादी की बलि चढ़ते देखकर पछता रही थी। डैड चलो, जीजू निकल गए, जितना समय हमें लगेगा उतना ही उन्हें। चलो नलिनी, जगताप ने नलिनी को बोला और बाहर निकल गए। पीछे पीछे वानी परी को लेकर चली गई। अब खड़ी क्यों हो, चलो, विभा ने नलिनी का हाथ पकड़ा और बाहर निकल गई। भैया, ये आपके मेहंदी और हल्दी के फंक्शन के कपड़े, ताई जी ने कहा है आप अपना सभी सामान संभाल कर रखो, उन्हें बहुत सारी पैकिंग करनी है। चीकू ने गौतम को कपड़े पकड़ाते हुए कहा। गौतम की हल्दी का फंक्शन करीब था तो विजया ने गौतम के कपड़े उसके पास भिजवा दिए। तेरी पैकिंग हो गई? मम्मी कर रही है, इतना कहकर चीकू भाग गया। गौतम अपने बैग में कपड़े रखने लगा। यशपाल सब रिश्तेदारों को सीधे नासिक आने को कह दिया है ना? कांता देवी ने पूछा। हाँ अम्मा, सबको फोन करके कह दिया है। आपका सामान बताओ क्या रखना है? मैंने अपनी पैकिंग कर ली, तू दूसरे काम देख ले। ठीक है अम्मा। यशपाल बाहर निकल गए। गीता, खाने पीने का सामान एक जगह रखना, ट्रेन में बैठते ही इन दोनों भाइयों को भूख लगने लगती है, विजया पूरन पोली पकड़ाते हुए बोली।
जी भाभी, निवी अपने ससुराल वालों के साथ डायरेक्ट आएगी। गीता पैकिंग करते हुए बोली। हाँ, 2 दिन के लिए ही आ पाएगी बेचारी, कह रही थी। घर पर मन तो नहीं लगेगा पर क्या करूँ, एक तो प्रेगनेंसी, ऊपर से अनुज भी वापस जाने वाला है, उसकी वापसी की तैयारी करनी है उसे। शादी होते ही लड़कियां कितनी समझदार हो जाती है ना भाभी। चलो ये भी पैक हो गया। अब तुम अच्छी तरह से अंदर के खिड़की दरवाजे बंद कर देना। वैसे चिंता नहीं, मानिक काका 1 हफ्ते के लिए घर की देखभाल के लिए यहाँ रहने वाले हैं। ठीक है भाभी। गीता बैग बाहर बरामदे में रखकर अंदर चली गई। 1 घंटे के बाद सभी नासिक के लिए निकल गए। आप शादी में आने वाली हो ना रूपल दी? रात को सोफे पर बैठी वानी रूपल से मोबाइल पर बात कर रही थी। वानी मना करके अच्छा तो नहीं लग रहा पर मेरा वहाँ आना शायद मिहिर को अच्छा नहीं लगे। तुम समझदार हो, मेरे कहने का मतलब समझ सकती हो। फिर अगले हफ्ते मेरी छुट्टियाँ भी खत्म हो रही है। दी, आपके मना करने की वजह पता है मुझे, फिर भी आप कहो तो जीजू से मैं बात करूँ। आप शादी में रहोगी तो अलग ही आनंद आएगा। मैं ही बात करने की कोशिश करूँगी। आई तो उसी दिन आ पाऊँगी, अभी तो मुझे 2-3 दिन के लिए एक शादी में जाना है। थैंक्स दी, आपने कह दिया तो इसका मतलब पक्का आप आओगे। शादी की पिक शेयर करना। वैसे किसकी शादी है? कोई खास? मैं फोटो सेंड करूंगी, देख लेना। बाय, मिहिर बुला रहा है। इतना कहकर रूपल ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। मम्मा, रूपल दी ने कहा है कि वो आने की पूरी कोशिश करेंगी पर आएंगी उसी दिन। अभी तो वो अपनी किसी खास परिचित की शादी अटेंड करने जा रही है। उसने हामी भरी है तो कोशिश भी करेगी। अब वो शादीशुदा है, उसकी मर्जी कहाँ चलेगी। विभा ने कहा, किसकी शादी है, कुछ बताया? नलिनी के ये सुनते ही कान खड़े हो गए। नहीं दी, उन्होंने कहा है कि कोई बहुत खास है, वो पिक सेंड करेगी तो देख लेना। मम्मा, जोरों की भूख लगी है, तुम पहले ही परी को बेड पर लिटाकर आओ, तब तक मैं खाना लगवाती हूँ। दूध पीने के बाद परी विभा के कंधे पर सो गई थी। वानी उसे लेकर कमरे में चली गई। कोई बहुत खास है, कौन? खैर होगा, मुझे क्या। वैसे भी वो राह चलते हर किसी से दोस्ती करती फिरती है। मिहिर से मिली तो उसके गले पड़ गई हूँ। मन ही मन बड़बड़ाते हुए नलिनी मोबाइल में वीडियो देखने लगी। हल्दी लगाओ रे, तेल चढ़ाओ रे, ढोलक की थाप पर औरतों के हल्दी के गीत गाती हुई शिखा के घर पर उसकी हल्दी लगा रही थी। गौतम के परिवार के रहने के लिए सचिन ने बंगले की व्यवस्था करवा दी थी। अरे भाई, वहां नहीं, इस जगह फूलों की माला लगवाओ, यशपाल जी डेकोरेशन वाले पर चिल्ला रहे थे। यशपाल, उन्हें उनके तरीके से सजावट करने दे जैसे कर रहे हैं। तू ऊपर चल, गौतम की हल्दी शुरू हो गई, वहां की व्यवस्था देख। अम्मा, औरतों के बीच हमारा क्या काम का संगीत है, मुझे उसके लिए सजावट करवाने दो। शिवपाल केटर्स के पास गया है, आप चलो, आपको ऊपर छोड़कर आता हूँ। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। कांता देवी उठकर चल दी। बहुत सुंदर लग रही है मेरी बन्नू, हल्दी लगाते हुए रूपल ने कहा। रंग तो तेरा भी जीजू के प्यार से निखर आया है। वैसे जीजू कहाँ है? बाहर बैठक में मेरा इंतजार कर रहे हैं। क्यों? यहाँ क्यों नहीं आए? हम दोनों गौतम के यहाँ जा रहे हैं इसीलिए। क्यों? अरे मुंह बोला भाई है मेरा। अच्छा बाय, मिलती हूँ रात को। रूपल ने जाते जाते हल्दी के फंक्शन के फोटोग्राफ पोस्ट कर दिए। हल्दी फंक्शन में रूपल? किसका फंक्शन है? कहीं गौतम शादी तो नहीं कर रहा? नलिनी उसी समय उठी और बाहर जाने लगी। कहाँ जा रही हो नलिनी? जगताप ने टोका। अभी आती हूँ डैड, एक जरूरी काम है। ये कहकर नलिनी गाड़ी लेकर गौतम के घर के लिए निकल गई। बेल बजाने पर एक बुजुर्ग व्यक्ति ने दरवाजा खोला। गौतम घर पर है? नहीं बिटिया, वो लोग नागपुर से बाहर है। वो कब लौटेंगे? मुझे उनसे बहुत जरूरी काम है। उनको आने में 4-5 दिन लगेंगे। परसों गौतम बेटा की शादी है। गौतम की शादी कहाँ? मुंबई में नहीं, नासिक में। लड़के वाले नासिक में रहते हैं, इसीलिए शादी नासिक में हो रही है। तुम 4-5 दिन बाद आना। बुजुर्ग व्यक्ति ने इतना कहकर दरवाजा बंद कर लिया। गौतम नासिक में शादी कर रहा है। नलिनी रूपल को कॉल करती है। हाय नलिनी, कैसी है? रूपल, तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैंने क्या किया नलिनी? तू गौतम की शादी अपनी बहन से कैसे करा सकती है? क्यों, इसमें गलत क्या है नलिनी? तुझे पता है ना, गौतम के लिए मैं अपनी शादी से भागकर खुद को खतरे में डाल चुकी हूँ। मैंने मिहिर को भी उसके लिए छोड़ा। तू सब कुछ जानते हुए मुझे धोखा दे रही है। धोखा तूने दिया नलिनी, गौतम को भी मिहिर को भी। भूल गई क्या? रूपल, मैं अभी नासिक आ रही हूँ। गौतम पर सिर्फ मेरा हक है, मैं उसे किसी और का होता नहीं देख सकती। नलिनी, कुछ दिन में तो तेरी भी शादी होने जा रही है ना। तू जतिन पर ध्यान दे, गौतम को चैन से जीने दो और तुम भी जतिन के साथ लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करो। मुझे ज्ञान मत दे रूपल, मैं गौतम से प्यार करती हूँ और देखती हूँ कि वो कैसे मुझे छोड़कर शिखा से शादी करता है।
प्यार प्यार नहीं गौतम को अपनी जिंदगी बर्बाद करने की जिद है तेरी। तू चाहे समझ ले रूपल, पर गौतम की शादी तो नहीं होने दूंगी। अब तू कुछ नहीं कर पाएगी नलिनी, जब तक तू गौतम को ढूंढेगी वो शिखा का हो चुका होगा। देख नलिनी, फिर से वही गलती मत दोहराना। तू पहले भी अपनी इसी जिद के कारण गलत लोगों के चंगुल में फंस चुकी है। हर बार किस्मत साथ दे ऐसा नहीं होता। तू गौतम को पाने की जिद छोड़, अब बहुत देर हो चुकी है। जतिन बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा। तू मुझे नाशी का पता बता, ज्ञान मत दे। नहीं बताऊंगी तो अपनी ना सही अंकल आंटी की इज्जत का तो ख्याल कर। गौतम को तूने छोड़ा, फिर क्यों उसे पाने की जिद पकड़ कर रह गई। रूपल, तेरे बहकावे में आकर गौतम शादी को करने को तैयार हुआ है। वो शिखा को कभी खुश नहीं रख पाएगा, क्योंकि वो आज भी मुझसे ही प्यार करता है। मैं भी देखती हूँ ये शादी कैसे होती है। बेकार की जिद मत करो नलिनी, ये फैसला गौतम का है और मैं गौतम के हल्दी फंक्शन में जा रही हूँ, बाय। रूपल ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। कॉल डिस्कनेक्ट करने से मेरी जिद नहीं बदल जाएगी रूपल। गौतम मेरा नहीं तो किसी और का भी नहीं हो सकता। नलिनी ने गाड़ी स्टार्ट कर आगे बढ़ा दी। तुम्हें स्टेटस लगाने की इतनी क्या जल्दी थी रूपल, शादी तक रुक जाती। मिहिर ने कार का डोर खोलकर रूपल को अंदर बैठने का इशारा किया। अरे यार, मैंने अपनी फोटो लगाई थी, मुझे क्या पता था वो अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाती हुई गौतम के घर तक चली जाएगी। वहां जाकर उसे गौतम की शादी नासिक में है इस बात का पता चल गया। नलिनी बहुत जिद्दी है मिहिर, पता नहीं ये लड़की अब क्या कर बैठे। क्या करेगी, कुछ नहीं कर पाएगी। चलो, गौतम इंतजार कर रहा होगा। मिहिर ने कहा। चलो, पर तुम गौतम को कुछ नहीं बताना, वो अभी भी नलिनी को भुला नहीं पाया है। मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है नलिनी और उसकी बातों में, मिहिर ने मुंह बनाते हुए कहा। नलिनी अभी तक नहीं आई विभा, कोई कॉल आया क्या। जगताप नलिनी के इंतजार में कभी घड़ी देखते तो कभी दरवाजे की ओर देखते। नहीं जेठी, चिंता तो मुझे भी हो रही है, कहीं जतिन के साथ तो नहीं है। फोन करके पता करो, जगताप ने कहा। जतिन को इस समय फोन करना सही होगा क्या, कहीं नलिनी उसके साथ नहीं हुई तो वो उसके बारे में क्या सोचेगा। तुम्हारी बात सही है विभा, पर नलिनी फोन नहीं उठा रही तो पता तो करना पड़ेगा ही ना। पहले भी ये लड़की मुसीबत में पड़ चुकी है, कहीं फिर से किसी मुसीबत में न पड़ जाए। जगताप चिंता से इधर उधर चला फिरी करने लगे। तुम्हारी बात सुनकर तो अब मुझे भी चिंता होने लगी, मैं अभी जतिन से बात करती हूँ। विभा कॉल लगाने ही वाली थी कि नलिनी अंदर आती दिखाई दी। कहाँ गई थी तुम और फोन क्यों नहीं उठा रही थी, जगताप ने पूछा। कहकर तो गई थी जरूरी काम है, फोन शायद से साइलेंट मोड पर चला हो गया। मुझे नींद आ रही है, गुड नाइट। नलिनी अपने कमरे में चली गई। जेठी, इस लड़की के रंग ढंग देखकर मुझे बहुत चिंता हो रही है, कहीं फिर समाज के सामने हमारा तमाशा न बना दे। आजकल पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है। विभा बेड पर लेटते हुए बोली। चिंता तो मुझे भी हो रही है विभा, गलती नलिनी की नहीं मेरी है। मैंने तुम्हारी बात मानकर नलिनी की हर जायज नाजायज जिद पूरी पूरी न की होती तो आज वो भी वानी की तरह अपना घर संभाल रही होती। मेरे प्यार की वजह से इसे अपने मन के करने की आदत हो गई। इसके ढंग देखकर जतिन भी अब बुझा-बुझा सा रहने लगा है। डर है कहीं शादी से मना ना कर दे। जेठी लाइट्स बंद करके गहरी सांस लेकर चुपचाप शून्य में ताकने लगे। शुभ-शुभ बोली जेठी, अगर ऐसा हुआ तो हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। कहते-कहते विभा का गला भर आया। कहाँ थे तुम दोनों? मैं कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मिहिर और रूपल को देखते ही गौतम ने प्रश्न किया। गौतम, आज तुम्हारे साथ-साथ मेरी बहन का भी हल्दी फंक्शन है, उसी में देर हो गई। रूपल ने कहा। ओके ओके, कल ये बहाना नहीं चलेगा, गौतम ने कहा। कल तो तुम दोनों के मेहंदी और संगीत साथ ही है ना रूपल? मिहिर ने पूछा। हाँ, कल मचेगा असली धमाल, मैं तो खूब नाचूंगी। एक तरफ मेरी बहन तो दूसरी ओर भाई से बढ़कर दोस्त। ईश्वर करे तुम दोनों की खुशियों को किसी की नजर न लगे। नलिनी की धमकी याद कर रूपल चिंतित दिखाई देने लगी। क्या सोचने लगी रूपल? गौतम ने उसे गंभीर होते देख पूछ लिया। नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ, बस कुछ पुरानी बातें याद आ गई, रूपल ने मुस्कुराते हुए कहा। गौतम, तुम्हें मेरा भेजा गिफ्ट जरूर पसंद आएगा, क्योंकि कल तुम्हारे जीवन की सबसे स्पेशल दिन है। तुम्हें शादी की बहुत बहुत बधाई, गुड नाइट। गौतम की फोटो से बात करते नलिनी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने लाइट्स ऑफ कर दी। शिखा, क्या हुआ, तुम अभी तक संगीत के लिए तैयार नहीं हुई? गौतम के परिवार वाले कब के आ गए? रूपल, एक बात पूछूं, सच सच बताना। पूछना क्या पूछना है, रूपल ने कहा तो शिखा ने उठकर दरवाजा बंद कर लिया।
नलिनी के अलावा भी गौतम की जिंदगी में कोई और लड़की भी थी क्या? शिखा, तुम गौतम पर शक कर रही हो? रूपल ने हैरानी से पूछा। मैं गौतम पर शक नहीं कर रही, मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि नलिनी के अलावा भी गौतम किसी के साथ रिलेशनशिप में था। शिखा, तुम मेरी बहनों में किसी भी ऐसे इंसान को तुम्हारे जीवन का हिस्सा नहीं बनने दे सकती जो लड़कियों के साथ रिलेशनशिप बनाकर उन्हें छोड़ दे। गौतम लड़कियों की बहुत रिस्पेक्ट करता है। वो चाहता तो मेरे दिल की बात जानकर मेरा फायदा उठा सकता था, पर उसने नहीं किया, बल्कि वो पहले से अधिक मेरी रिस्पेक्ट करने पर लगा है। पर तू शादी के एक दिन पहले ये बातें क्यों कर रही हो? कुछ हुआ है क्या? मुझे किसी ने गौतम के खिलाफ मैसेज किए हैं, ये देखो। तुम जानती हो इसे? गौतम ने अपने मोबाइल में अननोन नंबर से आए मैसेज और कुछ फोटोज रूपल को दिखाए, जिनमें किसी ने गौतम उस लड़की की बाहों में बाहें डाले बैठा था, तो किसी में गोद में लेटा है। भेजने वाले ने 20 से 25 फोटो सेंड किए थे, जिन्हें देखकर शिखा विचलित हो गई। ये तुम्हारे पास कहाँ से आई? शिखा, ये लड़की कौन है? ये मैं नहीं जानती, ना ही ये हमारे कॉलेज में पढ़ती थी। गौतम के ऑफिस में नहीं शिखा, गौतम का नलिनी के अलावा किसी के साथ भी अफेयर नहीं था। जरूर किसी ने ये फोटो एडिटिंग करके बनाए हैं। एडिटिंग कौन करेगा? ऐसा ऐसा वही कर सकता है जो नहीं चाहता कि गौतम शादी करे। वो इंसान कोई और नहीं, नलिनी ही हो सकती है। कहीं ये फोटो नलिनी ने तो नहीं भेजी? रूपल को नलिनी की दी हुई धमकी याद आ गई। नलिनी ने उसके पास मेरा नंबर कहाँ से आया? और फिर उसकी तो शादी होने वाली है, फिर वो क्यों करेगी? उसे कैसे पता चल गया कि कल हमारी शादी है? शिखा ने सवाल किया। वो मैं तुम्हें बाद में बताती हूँ, ये बात पहले, उससे पहले मैं इस बारे में मिहिर और गौतम से बात करती हूँ। रूपल फोन करके उन्हें कमरे में बुला लेती है। इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया रूपल? क्या कोई प्रॉब्लम? मिहिर ने कमरे के दरवाजे पर खड़ी रूपल से सवाल किया। पहले तुम दोनों अंदर आओ जल्दी। रूपल ने उन्हें अंदर लेकर दरवाजा बंद कर दिया और उन्हें शिखा के मोबाइल पर आए मैसेजेस और फोटो दिखाए। ये फोटो तुम्हें किसने भेजे शिखा? गौतम ने सवाल किया। अननोन नंबर से। मैंने कॉल बैक किया तो नंबर बंद आ रहा था। गौतम, नलिनी के अलावा भी तुम किसी और के साथ रिलेशनशिप में थे? मिहिर फोटो देखकर दंग रह गया। मैं इस लड़की को नहीं जानता मिहिर। शिखा, तुम भी वही सोच रही हो जो मिहिर सोच रहा है? शिखा, मैं सच में इस लड़की को नहीं जानता, पर न जाने क्यों ये जगह और फोटो बहुत पहचाने से लग रहे हैं। ये अंबाझारी झील के पास के फोटोज है गौतम, तुम्हें याद है? एक बार मैं, तुम और नलिनी वहां घूमने गए थे। रूपल ने याद दिलाया। हाँ, याद आया। और वहां पर हमने बहुत सारे फोटो क्लिक किए थे। यू राइट गौतम, उस दिन नलिनी ने कुछ ऐसे ही कपड़े पहने थे। मैंने मैंने ही तुम दोनों के ऐसे फोटोज क्लिक किए थे। रूपल जैसे कुछ याद करने की कोशिश करने लगी। याद आ गया, काश इस समय वो फोटो मेरे पास होते तो शिखा को दिखाता कि यह चेहरा किसी और का है। फोटो में मेरे साथ नलिनी है। मैंने तो उसकी यादों के साथ उसके फोटो भी डिलीट कर दिए। अब मेरे पास मेरी सच्चाई साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है। मैं तुम्हें अपने ऊपर विश्वास करने के लिए फोर्स भी नहीं कर सकता शिखा। तुम चाहो तो घर में सबको ये फोटो दिखाकर ये शादी तोड़ सकती हो। गौतम ने उदास होकर कहा। ऐसे मायूस नहीं होते गौतम। तुमने नलिनी को भुलाने के लिए उसकी यादें मिटाई है, पर मेरे पास उसे भुलाने की कोई खास वजह नहीं थी। उसकी आदतों से दुखी होकर मैंने उसका साथ छोड़ा, पर यादें संभाल कर रखी है। मैं अभी मोबाइल चेक करती हूँ। मैंने फोटो क्लिक किए तो फोन में जरूर होगी, 1 मिनट देखकर बताती हूँ। रूपल की बात सुनकर गौतम की चिंता थोड़ी कम हुई और शिखा के चेहरे पर चिंताई की रेखाएं कम होती दिखाई देने लगी। मिली? मिहिर ने पूछा। 1 मिनट मिहिर, 3 साल पुरानी फोटो है, चेक करने में समय लगेगा। यस यस, है फोटो मेरे पास, ये फोटो है, ये देखो। मैच करो सभी तस्वीरों को। असली फोटो देखकर शिखा रोने लगी। अब तो क्यों रोने लगी? रूपल ने पूछा। सॉरी गौतम, मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। शिखा कान पकड़कर रोते हुए बोली। इट्स ओके शिखा, तुम्हारी जगह मैं भी होता तो शायद तुम्हारी तरह ही कंफ्यूज हो जाता। तुमने तो बहुत समझदारी से इस बात को हैंडल किया, और कोई लड़की होती तो चीख चीख कर सबको बता चुकी होती। गौतम ने उसके हाथ पकड़ते हुए कहा। फिर भी शक तो किया ना, मुझे माफ कर दो। मेरे ख्याल से हमें ये बातें घर वालों को बता देनी चाहिए, मिहिर ने कहा। नहीं जीजू, वो विश्वास नहीं कर पाएंगे, शिखा घबराकर बोली। शिखा, मैंने अपने तजुर्बे से जो सीखा है वो बता रहा हूँ। माता पिता भाई बहन से बढ़कर कोई हितैषी नहीं होता। हम कल
उन्हें कल की धमकी और आज के ये फोटोज दिखाकर बताते हैं कि नलिनी ये शादी रोकने के लिए नए-नए तरीके अपना रही है। उन्हें सच्चाई पता रहेगी तो शादी में कोई विघ्न नहीं आएगा। मेरा भी यही मानना है रूपल, मिहिर सच कह रहा है। शिखा तुम अपने मॉम डैड को बुलाओ, मैं अपने माँ पापा को बुलाता हूँ। गौतम के कहने पर शिखा ने सचिन मीना को कमरे में बुला लिया। पीछे-पीछे यशपाल और विजया और जीवन सुमित्रा भी चले आए। शिखा तुम तैयार नहीं हुई, तुम सब यहाँ, क्या हुआ, सब ठीक तो है? सचिन ने चिंतित होकर पूछा। कुछ ठीक नहीं, इसीलिए आप सबको यहाँ बुलाया है। कुछ ठीक नहीं मतलब? पापा ये देखो। फिर शिखा उन सबको वो मैसेज दिखाती है और रूपल उन लोगों को असली फोटो दिखाती है और रात को नलिनी से हुई बात बताती है। हे भगवान! इतने बड़े बाप की बेटी और काम ऐसे। सुमित्रा दोनों हाथों को चेहरे पर लगाकर बोली, हमें कल सुबह ही नलिनी की पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए। ऐसी लड़की का क्या भरोसा, वो कल क्या कर बैठे। सचिन ने कहा, पुलिस कंप्लेंट नहीं काका, जेठी अंकल और विभा आंटी जीते जी मर जाएंगे। एक बार शादी हो गई तो नलिनी अपने आप शांत हो जाएगी। आप सबको ये बात बताने की सिर्फ एक ही वजह थी कि ये शादी शांति से निपट जाए। हम लोग नहीं चाहते कि कोई भी ऐसी-वैसी बात आप लोगों तक पहुंचकर इस शादी में रुकावट न बने। ऐसे कैसे इस बात को अनदेखी कर दे रूपल, ये मेरी बेटी की जिंदगी खराब करने पर तुली है और हम उसके माता पिता की इज्जत का ख्याल करके चुप हो जाए। मीना ने कहा, काकी चुप होने का नहीं कह रही हूँ, कल शादी हो जाने दो, फिर हम उसके मॉम डैड से बात करेंगे। वैसे भी 10 दिन बाद जेठी अंकल उसकी शादी कर रहे हैं और इस बार उसके पास शादी करने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। हाँ सचिन, पहले हमें अपनी बेटी की शादी पर ध्यान देना उचित रहेगा। कोई भी मैसेज या फोटो अब ये शादी होने से नहीं रोक सकते। शादी के बाद हमें मत रोकना दादा, मैं नागपुर जाकर अग्रवाल को उसकी बेटी की हरकतों से अवगत कराता हूँ। सचिन गुस्से से बोले, नहीं रोकूंगा, बल्कि हम सब तुम्हारे साथ उनके घर चलेंगे। अब चले, बेटी को तैयार होने दो। गौतम, मिहिर, तुम दोनों भी आओ। जीवन सबको लेकर बाहर चले गए। आते हैं पापा, मिहिर ने कहा और रूपल को मैसेज करके देख पूछने लगा, तुम किसको मैसेज करने लगी? नलिनी को। क्यों? अब मैसेज करके क्या नया कांड करवाना है? देख तो लिया स्टेटस लगाने का नतीजा। चलो शिखा को तैयार होने दो, मिहिर ने कहा। यहाँ शांति देख, वो फिर कोई नया नया तमाशा न करे, इसलिए मैसेज डाल रही हूँ मिहिर, ताकि वो इसी धोखे में रहे कि वो जो चाहती थी वो हो गया। ये देखो, मैंने उसे सिर्फ इतना ही लिखा है कि ये तुमने अच्छा नहीं किया नलिनी। अब वो खुश होकर नाचती रहेगी कि शादी टूट गई। तो इतना दिमाग लाती कहाँ से यार मिहिर, इससे होशियार रहना, ये नलिनी की संगत का असर है। गौतम ने हंसकर कहा, अच्छा बच्चू, मैं नलिनी की संगत में उसके जैसी बन गई है ना, अब सच्ची की नलिनी बनूं उससे पहले चलो निकलो दोनों यहाँ से। रूपल ने दोनों को बाहर करके शिखा को तैयार करना शुरू कर दिया। हो गया ना मैसेज, अब उसका फोन आए तो उठाना मत, ना मैसेज का रिप्लाई देना। शिखा तुम भी अपने मोबाइल से ये नंबर ब्लॉक कर दो और शांति एंजॉय करो। चलो गौतम, मेहमान हम सभी को गायब देखकर तमाम तरह की बातें बना रहे होंगे, मिहिर ने कहा। चलो। गौतम मिहिर के साथ बाहर निकल गया। चल अब तू भी जल्दी से तैयार हो जा, रूपा शिखा को तैयार करने लगी। रूपल का मैसेज, ये तूने अच्छा नहीं किया, इसका मतलब जैसा मैं चाहती थी वैसा ही हो गया। हा हा, वाव नलिनी, क्या कमाल का आइडिया ढूंढा तूने। खुद को शाबाशी देते नलिनी खुश हो रही थी। फोटो और मैसेज देखकर जरूर शिखा ने बवाल मचा दिया होगा, पर नलिनी मुझे क्यों मैसेज कर रही है? इसे कैसे पता चला कि ये मैसेज मैंने भेजे हैं? क्या अच्छा नहीं किया रूपल, अब मैंने क्या कर दिया जो तू मुझे ऐसा मैसेज कर रही है? अनजान बनकर नलिनी रूपल के मैसेज पर रिप्लाई करती है। उसका मैसेज पढ़कर रूपल कोई जवाब नहीं देती, कोई रिप्लाई नहीं, कैसे देगी? सबके आंसू पोंछने में व्यस्त जो होगी, एक यही काम वो अच्छी तरह से कर लेती है। नलिनी मुंह बिचकाकर बोली, फिर मोबाइल उठाकर किसी को फोन लगाकर कहती है, मिशन सक्सेस, 15 मिनट में कैफे में मिलो, मैं आज बहुत खुश हूँ। इस खुशी के मौके पर तुम्हारा इनाम तो बनता है यार। इतना कहकर नलिनी कॉल डिस्कनेक्ट कर तैयार होकर कार लेकर घर से बाहर निकल गई। मानव, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच यार, मैं बता नहीं सकती आज मैं कितना खुश हूँ, नलिनी ने बैठते हुए कहा। इतना थैंक यू, खैर मनी रेडी है नलिनी, तुम्हारे लिए मैंने गौतम के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। अगर मुझे पैसों की सख्त जरूरत ना होती तो मैं ये काम कभी नहीं करता। ये लो अपना चेक, अब ज्यादा गिल्टी फील मत करो, हमने कुछ गलत नहीं किया।
मेरी सिचुएशन तुम अच्छी तरह समझ सकते हो। मैंने गौतम के लिए तुम्हें इग्नोर किया क्योंकि मैं उससे सच्चा प्यार करती थी। गौतम ने मुझे टाइम पास वाला प्यार किया और छोड़ दिया। तुम मेरी फीलिंग को अच्छी तरह समझ रहे होगे क्योंकि हम दोनों प्यार में असफल हुए हैं। आगे क्या सोचा तुमने? चेक जेब के हवाले करते हुए मानव ने पूछा। सोचना क्या है, डैड ने मेरे गले पर लंगूर लटका दिया है, जो मुझे फूटी आंख नहीं छुआता। न चाहते हुए भी मुझे उसी के साथ जीवन बिताना पड़ेगा। नलिनी ने बुरा मुंह बनाकर कहा, तुम्हें तुम्हारा मंगेतर पसंद नहीं तो मना क्यों नहीं कर देती शादी से? नहीं कर सकती, मना किया तो डैड मुझे अपनी वसीयत से घर से बेदखल कर देंगे। पता नहीं उनको उस जतिन में ऐसा क्या दिखाई दे गया, वो मेरे साथ बहुत सख्त हो गया है। खैर छोड़ो, उसे मैं मेरे हिसाब से हैंडल कर लूंगी। अब मैं चलती हूँ। आजकल जरा घर से निकलो, 1,500 सवाल करने लगते हैं मेरी इतनी बड़ी मदद करने के लिए। फिर से थैंक्स मानव। बार बार थैंक्स मत कहो नलिनी, तुम्हारी किस्मत समझो या गौतम की बदकिस्मती। सगाई वाले दिन मैंने शिखा को किसी को अपना नंबर बताते सुना तो मैंने सेव कर लिया, ये सोचकर कि कभी गौतम का नंबर नहीं लगा तो शिखा के जरिए उससे बात कर लूंगा। इस समय वो लोग यही सोचने में लगे होंगे कि शिखा के नंबर पर फोटोज किसने भेजे, शिखा का नंबर सामने वाले पर कैसे गया। किस्मत तो मेरी तेज है मानव। अब देखो ना, इस समय गौतम की शादी रुकवाने के लिए मुझे सबसे पहले तुम्हारा ही ख्याल आया। उसकी सगाई में तुम और पराग दोनों शामिल थे, पर इस काम के लिए मैंने तुम्हें चुना क्योंकि मुझे तुम पर पूरा भरोसा था कि तुम मेरी मदद करने से मना नहीं करोगे। एक बात बताओ नलिनी, जब तुम्हारी शादी जतिन से फिक्स हो चुकी है तो तुम्हें गौतम की शादी से क्या परेशानी हो रही है? तुम आज भी उसे भुला नहीं पाई क्या? अब मुझे उसके शादी करने से कोई फर्क नहीं पड़ता मानो वो शादी करे, पर मेरी शादी के बाद, वो भी किसी अनचाहे पार्टनर के साथ। उससे पहले मैं उसे शादी करने नहीं दे सकती। पर क्यों? मानो मैंने उससे एक छोटी सी रिक्वेस्ट की थी कि वो डैड से आकर बात करे, पर उसका ईगो हमारे रिश्ते के बीच खड़ा हो गया और उसके चलते उसने डैड से हमारे रिश्ते की बात नहीं की। तो तुम कर लेती बात। नहीं, बात तो उसे ही करनी चाहिए थी। मैंने उससे एक छोटी सी जिद की, वो भी उसने पूरी नहीं की। मुझे उसका यही एटीट्यूड पसंद नहीं आया। तुम्हारी यही जिद है कि गौतम पहल करे? यश, वो अगर आज भी आकर डैड से हमारे रिश्ते की बात करता तो मैं डैड को राजी करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। इतना प्यार करती हो तो ये जिद छोड़कर तुम ही थोड़ा सा झुक जाओ, मानव ने कहा। प्यार व्यार तो कब का खत्म हो गया मानव, अब तो जिद गौतम को बर्बाद करने की है। गौतम से शादी तो मुझे मेरी जिंदगी अपनी तरह से जी सकूं इसीलिए करनी थी। ये सब जतिन के साथ संभव नहीं लग रहा क्योंकि वो जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं। नलिनी, मेरी बात मानो तो अपनी जिद छोड़कर अपने डैड को गौतम के बारे में बताकर उससे शादी कर लो, क्योंकि जानबूझकर कुएं में कूद रही हो। बाकी तुम्हारी मर्जी। अच्छा मैं चलता हूँ, बाय। मानव के निकलते ही नलिनी भी उठकर निकल गई। नलिनी और मानव दोनों ही इस बात से अनजान थे कि पास ही की टेबल पर नलिनी की तरफ पीट करके जतिन बैठा था, जो अपने किसी क्लाइंट के साथ वहाँ किसी प्रोजेक्ट पर बात करने आया था। अच्छा संतोष, अब तो तुम्हें सब समझ आ गया होगा ना? अब तुम जाओ, मुझे कहीं जरूरी काम से जाना है। ओके सर। यह कहकर संतोष वहां से निकल गया। मुझसे इतनी घृणा तो शादी के लिए हाँ क्यों की? इसकी बेरुखी का कारण अब समझ आया कि ये मुझसे अपनी मर्जी से शादी नहीं कर रही। सुमित्रा, मीना, तुम दोनों यहाँ बैठकर बातें करने में लगी हो। शिखा तैयार हुई या नहीं? बारात आ चुकी है, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। जल्दी शिखा को लेकर मंडप में ले आओ। पंडित जी चिल्ला रहे हैं, मुहूर्त निकला जा रहा है। जीवन ने आकर कहा, आप आदमियों को हम औरतें हमेशा बैठकर बतियाते क्यों नजर आती है? शिखा तैयार है, नेहा और रूपल उसके साथ है। हम दोनों आरती की थाली सजा रहे हैं, बैठे नहीं। चलो मीना, सुमित्रा चिढ़कर बोली और थाली लेकर गौतम की आरती उतारने के लिए बाहर निकल गई। उफ, इन औरतों को कुछ कहना ही गुनाह है। मैं ही रूपल को बोलकर आता हूँ कि शिखा को लेकर आ जाए। जीवन शिखा के कमरे की ओर बढ़ गया। भाभी आप बड़ी हो, आप दामाद जी को तिलक कीजिए। मीना ने थाली सुमित्रा को पकड़ाते हुए कहा। मैं बड़ी हूँ, पर यह रस्म करने का हक सिर्फ माँ का होता है। अब कुछ मत बोल और चुपचाप दामाद का तिलक कर अंदर ले आ। सुमित्रा के कहने से मीना गौतम का तिलक करके बलाइयाँ लेकर कहती है, ईश्वर तुम्हें हर बुरी बला से सुरक्षित रखे। आओ अंदर आओ बेटा। अरे ऐसे कैसे? अपनी कजिन बहनों को साथ लेकर रूपल रास्ते में खड़ी हो गई। क्या कर रही हो रूपल? हटो, रास्ते से पहले ही बहुत देर हो चुकी है। दरवाजा रुकाई फेरों के बाद देव पूजन में करना। सुमित्रा रूपल को डांटने वाले अंदाज में बोली। मम्मी प्लीज आज नहीं, आज हम सहेलियों को, अपने जीजाओं को परेशान करने से कोई नहीं रोक सकता, आप भी नहीं, रूपल ने शरारत से कहा। ओ जी मैडम, कौन सी साली? रात तक तो तुम मेरी बहन थी और नेक के लिए शाली। देखा मीर, तुम्हारी मैडम तो बड़ी दल बदलू निकली। गौतम ने कहा, जो कहना है कहो, मंडप तक तभी जाओगे जब जेब हल्की करोगे। रूपल अपना पल्लू हिलाते हुए बोली।
ले मेरी माँ ये रख पैसे, अब जाऊँ? गौतम ने भोली शक्ल बनाकर पूछा। हाँ जाओ जाओ, पर शादी पूरी होने तक बहन का रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत करना। रूपल द गैंग अभी अगले नेक की तैयारी करने जा रही है। रूपल हंसते हुए बोली, मतलबी लड़की, आज तुम्हारा मौका है, कर लो अपने मन की। गौतम के मुंह से ये डायलॉग सुनकर सभी लड़कियां हंसती हुई शिखा को लेने चली गई। विवाह संपन्न हुआ। अपने बड़ों का आशीर्वाद लेकर अपने नव जीवन की शुरुआत करो। पंडित जी ने दोनों को आशीर्वाद देते हुए कहा। नलिनी का दिया टेंशन भूलकर हंसी खुशी के माहौल के बीच रस्मी रिवाजों के साथ गौतम और शिखा की शादी निर्विघ्न संपन्न हो गई। समधी जी, आपकी शिखा तो हम अपनी बेटी की तरह रखेंगे। कल जो हुआ भूलकर निश्चिंत रहिए। मेरे होते हुए कोई मेरे बच्चों का अहित नहीं कर सकता। विदा के समय शिखा के पिता को गले लगाकर यशपाल ने कहा, आप सब पर विश्वास था, इसीलिए तो ये रिश्ता आगे बढ़ा। स्वागत में कोई कमी रह गई हो तो हमें क्षमा चाहते हैं। शिखा को विदा कराने आएंगे तो अग्रवाल साहब से मीटिंग करने चलना है, ये याद रखना। सचिन उनका हाथ पकड़कर बोले, जी जरूर, ये काम बहुत जरूरी है। संगीत वाले दिन जो हुआ उसके बाद इनके जीवन से नलिनी नाम का कांटा निकालना बहुत जरूरी है, यशपाल ने कहा। अंकल जी, अब हमें भी इजाजत दीजिए, बहुत दिन छुट्टी बना ली। भाभी भैया को एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने दिल्ली जाना है, तो हॉस्पिटल में मेरा होना बहुत जरूरी है, इसीलिए हम यहीं से मुंबई निकल जाएंगे। मिहिर ने कहा, बेटा डॉक्टर की व्यस्तता अच्छी तरह समझता हूँ, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, हमें बहुत अच्छा लगा। अंकल जी, आप मुंबई आओ तो घर जरूर आना। रूपल चलो। मिहिर ने रूपल को कार में बिठाकर सभी बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। माँ बाप से विदा लेते हुए रूपल भावुक हो गई। जरूर, बहू को मुंबई छोड़ने आएंगे तो आपसे मिलने जरूर आएंगे। यशपाल जी धूमधाम से शिखा को विदा कराकर नागपुर लौट आए। पापा, निवी और अनुज का कुछ सामान मेरे पास छूट गया, सोच रहा हूँ उसे दे आऊं। अनुज कनाडा जाने वाला है तो फिर से खरीदना पड़ेगा। नागपुर पहुंचते ही शाम के समय गौतम ने कहा, आज कल चले जाना। जल्दी जल्दी में वो लोग ऐसे ही चले गए। ये मिठाइयाँ भी ले जाना और कल बहू को उसकी मौसी के यहाँ छोड़ते चले जाना। समधी जी 3-4 दिन बाद आएंगे, इसीलिए तुम ही वापसी में विदा कराकर ले आना, क्योंकि तुम दोनों को मुंबई भी जाना है, यशपाल ने कहा। ओके पापा, मैं उससे बात बता देता हूँ। सुबह गौतम शिखा को उसकी मौसी के घर छोड़ता हुआ चंद्रपुर चला गया। शिखा की विदाई के बाद सचिन को अचानक जरूरी काम से बाहर जाना पड़ा, तो वो उसे विदा कराने नागपुर नहीं आ पाए। गौतम की शादी टूटे आज 4 दिन हो गए। अब तक तो गौतम के घर वाले भी नागपुर लौट आए होंगे। जाकर पता करूं क्या चल रहा है वहाँ। नहीं नहीं, किसी ने मुझे वहाँ देख लिया तो रूपल की तरह उन्हें भी मुझ पर शक हो जाएगा। नलिनी कमरे में बैठी यही सब सोच रही थी, तभी नलिनी जगप्रताप अग्रवाल की गुस्से भरी आवाज सुनकर वो चौंक गई। डैड इतने गुस्से में मन ही मन खुद से प्रश्न करते हुए नलिनी घबराकर बाहर आई। जी डैड, तुमने जतिन से क्या कहा? मैंने कब? आपसे जतिन ने कुछ कहा? डैड, मैं तो उससे 2-3 दिन से मिली भी नहीं, ना फोन पर बात हुई। तुमने कुछ नहीं कहा तो जतिन ये क्यों कहा कि तुम्हें उसे पसंद नहीं करती, इसीलिए वो ये शादी नहीं कर सकता? ये तो वही बता सकता है डैड, जब मैं उसे मिली ही नहीं तो मुझे कैसे पता होगा कि उसने ऐसा क्यों कहा? नलिनी, तुम इतना झूठ बोल चुकी हो कि मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर विश्वास नहीं। सच बोलो, उसने ऐसा क्यों कहा? डैड, मैं सच कह रही हूँ, मैंने उसे कुछ नहीं कहा। एक काम कीजिए, आप अभी के अभी उसे यहाँ बुलाइए, आमने सामने बैठकर बात करते हैं। नलिनी भी जोर लगाकर अपनी बात रखने लगी। तो दोस्तों, आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।